हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक इतिहास की। इसका पाठ 6 का भाग 2। पाठ 6 का भाग 1 हो गया था, जिसमें हमने सल्तनत काल के जो है उस सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में हमने देखा था और उसके प्रांतीय शासन कैसा था इसके बारे में हमने देखा। उस समय के साहित्य के बारे में हमने देखा और उनमें मेन रूप से जो है बीसल देव रासो जो है नरपति नाल ने लिखा था और पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। ये सब सल्तनत काल में ही हुआ था। अमीर खुसरो भी इसी समय थे। और आगे हम देखेंगे स्थापत्य कला के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सी जानकारियाँ दी गई हैं। हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है स्थापत्य कला। सल्तनत काल की जो है स्थापत्य कला कैसी थी इसके बारे में जानते हैं। ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि भी लाए। सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थीं: मेहराब, गुंबद और मीनार, जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। ठीक है, इनको दर्शाया गया है। इनकी जो स्थापत्य कला थी उसको यहाँ पर चित्र के माध्यम से, मेहराब ऐसा होता था, गुंबद ऐसा होता था और ये मीनार होती थी। ठीक है, आगे है ईरानी व तुर्क कारीगरों से ये बातें भारत के कारीगरों ने सीखी। भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी व तुर्क कारीगरों ने सीखे। मंदिरों में मेहराब व गुंबद बनने लगे और कई मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तरासे हुए खंभे बनने लगे। आगे है, आपके पास भी कुछ मंदिर व मस्जिद होंगे, क्या उनमें ऐसी कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं? इनकी सूची बनाइए। ये बच्चों से कहा गया है कक्षा में। आगे बढ़ते हैं, चित्रकला और संगीत। सल्तनत कालीन चित्रकला और संगीत के बारे में देखते हैं कैसा था उस समय। सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला था। कभी कभी वे पुस्तक में वर्णित घटनाओं के चित्र बनाते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली को लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली। आगे है अस्त्र शस्त्र का विकास। सल्तनत काल में कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी यानी बनारस और सौराष्ट्र में बनती थीं। मध्यकालीन समय में सबसे अच्छी तलवारों का केंद्र जो है बनारस और सौराष्ट्र था। उसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात तथा गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर हुए। राजस्थान एवं गुजरात में निर्मित जमधार, छुरे, धनुष तथा तीरों की बड़ी मांग थी। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूकें सर्वोत्तम होती थीं। तोड़ेदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग सब प्रकार के कवच, ढाल, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोले आदि में होता था। आगे है चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र के बारे में सल्तनत काल के। सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान तथा खगोल विद्या जैसे कुछ विषयों में अनुसंधान हेतु सुल्तानों तथा अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। वे इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन देते थे। बर्नी ने अपनी किताब तारीख़ फिरोज़शाही, बर्नी की पुस्तक कौन सी थी? तारीख़ फिरोज़शाही, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है। इसमें जो है इसने तारीख़ फिरोज़शाही में बर्नी ने जो है चिकित्सकों, डॉक्टरों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी जो है तालिका दी है। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मछेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे और जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक जर्राह या शल्य चिकित्सक थे। वे केवल शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन ही नहीं करते थे, बल्कि कृत्रिम अंग भी बनाकर लगा सकते थे। वे काट कर पथरी निकाल देते थे, मोतियाबिंद को समाप्त कर डालते थे। तो ये था उस समय का चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र। आगे है कृषि के बारे में। कृषि की आबादी में ज़्यादातर लोग किसान थे। वे कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने और युद्ध होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं था। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और साधारण किसानों को अपने हिस्से की भी मालगुजारी यानी राजस्व अदा करने के लिए मजबूर करते थे। और आगे है व्यापार एवं उद्योग। उस समय का मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार में बाधा नहीं डाली। गांव तथा शहरों में कारीगरों एवं शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा था। उनके औजार भी वही थे। कुछ विशेष प्रकार के नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हुए, जैसे बर्तन पर कलई करने वाले, घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले, कागज़ बनाने वाले आदि।
तो ये थे कुछ नए उद्योग जो सल्तनत काल में प्रारंभ हुए। आगे है, इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे जो फारस देश की तकनीक के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में राज्य परिवार तथा दरबारी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती थीं। मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। सुल्तानों ने चांदी के टंके और तांबे की जीतल नामक मुद्राएं चलाई। इसी के साथ व्यापार का विकास हुआ, जिससे शहरी जीवन का और विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने तथा चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात थे। आगे है, बंगाल का सोनार गांव और जो है ढाका जो है, जो कि अब बांग्लादेश में है, वो जो है कच्चे रेशम के लिए और मलमल के लिए विख्यात थे उस समय। सल्तनत काल की बात कर रहे हैं। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं से 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले ही जम चुकी थी। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य किया जाता था। उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। कौन से काल में? सल्तनत काल की बात हो रही है। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था। इनमें चर्म व धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। ठीक है। भारत पश्चिमी एशिया से उच्च कोटि के कुछ कपड़े, साटन आदि, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। यातायात कैसा था सल्तनत काल का, इसके बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से यातायात एवं संचार का विकास हुआ। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था। लोग परिवहन के साधनों के रूप में कुलियों, जानवरों तथा चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। परंपरागत बैलगाड़ी का इस्तेमाल उन दिनों खूब होता था। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोया जाता था। सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर और कभी कभी गधों, ऊँटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। नदियों में नाव तथा सागर में पाल वाले जलयानों का प्रयोग किया जाता था। तो ये था सल्तनत काल का यातायात प्रबंधन। और आगे है कुछ शब्दावली। सूफी किसको कहते थे? ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर आधारित बल देने वाले मुसलमान संत जो है सूफी कहलाते थे। पीर जो है सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक थे, ये इन्हें पीर कहा जाता था। जर्राह जो है शल्य चिकित्सक थे, यानी चीड़-फाड़ करने वाले डॉक्टर या सर्जन, जिसको आम भाषा में बोलते हैं। जीतल सल्तनत काल में प्रचलित तांबे का सिक्का था जीतल। और आयात जो है बाहर के देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना, इसे आयात कहते थे। और अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना, इसे निर्यात कहा जाता था। तो ये था जो है सल्तनत कालीन प्रशासन, जिसके बारे में हमने देखा इस पार्ट में। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 7, जिसमें होगा दक्षिण में जो 2 राज्य बने थे, बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य, इनके बारे में। ये दोनों राज्य हम जानते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इनका उदय हुआ। तो इन 2 राज्यों के बारे में हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हमारा आएगा मुग़ल साम्राज्य। इसके बारे में ये काफ़ी महत्व रखता है भारतीय इतिहास में, तो इसके बारे में देखेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।